Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our lecture number 10. Today we will discuss about coordinates and bases. We will see how to represent coordinate system in a general vector space and then define the concept of basis in a vector space, and we'll explain this concept with the help of some example. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है लीनियर अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर आपने किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो इन 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस तो हम कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसकी मदद से उसे ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों एक्सिस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये R2 में है, पॉइंट P को आप प्लेस कर रहे हैं, इसी तरह R3 में जो है वो आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो उसकी मदद से करते हैं। तो जनरली एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लें। हो सकता है कि आप पॉइंट्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना लें, जैसे ये पॉइंट जो है यहाँ पर इन द नॉन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 डायमेंशनल स्पेस। इसी तरह यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इन अ नॉन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3 स्पेस P। तो ये हमारे पास A और B असल में क्या है, पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं ये A और B है। A इज़ द डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम x एक्सिस, इस तरह से B जो है वो डिस्टेंस ऑफ B है फ्रॉम y एक्सिस। तो अगर तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो लेकिन लीनियर अलजेब्रा में हम जो कोऑर्डिनेट पॉइंट P जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर्स की मदद से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। So in linear algebra, coordinate system are commonly specified using vector rather than coordinate axis. तो हम वेक्टर्स की मदद से लीनियर अलजेब्रा में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप यही फिगर 4.42 जो है, ये जो अभी हमने ये इसको अगर आप देखें, अगर हम इसको वेक्टर्स की मदद से करें तो हम क्या करेंगे कि ये जो वेक्टर OX की तरफ डायरेक्शन में जो वेक्टर है, सपोज़ इसको हम यूनिट वेक्टर U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह से इस वेक्टर को U2 यूनिट वेक्टर U2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो असल में ये जो वेक्टर AU है, ये जो वेक्टर AU1 है, ये हमें बता रहा है कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर U1 के कॉरिस्पॉन्डिंग है और उसकी लेंथ कितनी है, वो A है। तो A इसकी लेंथ है और इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर U1 में। इसी तरह से BU2 इज़ अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर U2। तो ये यूनिट वेक्टर जो है उसकी मदद से हम ये देखते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। अब पॉइंट P जो है ये क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट दिस विल बी द सम ऑफ द वेक्टर AU1 प्लस BU2। तो ये असल में इन दोनों वेक्टर्स के सम से भाई पैरेललोग्राम से आपकी मदद से या की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से स्पेस में अगर आपके पास पॉइंट PABC है तो इसके कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। U1, U2 और U3 उनकी डायरेक्शन है और उसकी मदद से ये जो पॉइंट P है, ये जो वेक्टर P है, इस असल में इसका जो डिस्टेंस है इस ओरिजिन से, दिस विल बी इक्वल टू या ये जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, AU1 प्लस BU2 प्लस CU3। तो आप इस तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है लीनियर अलजेब्रा जनरली वी विल डिफाइन या रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एनालिटिकल ज्योमेट्री में हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो यूनिट्स जो हैं वो हम सेम रखते हैं। तो इससे हमारे पास जो है वो फिगर की शेप जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टाइम और टेम्परेचर जो है वो
उनको ड्रॉ कर रहे हो तो टाइम जो है उसके यूनिट सेकंड्स है और टेम्परेचर जो है वो उसको आप डिग्री या सेल्सियस में करेंगे। तो आपके पास एक एक्सिस टाइम है और दूसरा एक्सिस जो है वो टेम्परेचर है। तो वहाँ पर आप देखें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम जो कि यूनिट सेकंड्स में होते हैं और टेम्परेचर जो है वो डिग्रीज में होते हैं। तो इसी वजह से जब हम ये जनरल इसको जनरलाइज करते हैं तो इस कंडीशन को हम रिलैक्स कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो है इनको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड रिक्वायर ओनली दैट दोज वेक्टर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। वी विल रेफर टू दीज एज द बेसिस वेक्टर फॉर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ बेसिस वेक्टर होगी जो कि इस्टेब्लिश करेगी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को, एंड इट इज़ द लेंथ ऑफ द बेसिस वेक्टर दैट इस्टेब्लिश द स्पेसिंग बिटवीन द इंटीजर पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो हमें यह बताई गई उसकी लेंथ जो है बेसिस वेक्टर की के एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। तो अब हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट को, बेसिस वेक्टर के कॉन्सेप्ट को और कोऑर्डिनेट सिस्टम को जनरल वेक्टर स्पेस पे डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि फाइनाइट डायमेंशनल और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में क्या फ़र्क है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऐसी वेक्टर स्पेस होगी जो कि फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर की मदद से स्पैन की जा सके, मतलब कि आपके पास एक ऐसा फाइनाइट सेट ज़रूर मिल जाए जिसको जो कि वेक्टर स्पेस वी को स्पैन करे। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस जो है वो इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो फॉर्मली हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी वेक्टर स्पेस में। अगर हमारे पास सेट S जो है सेट ऑफ वेक्टर इन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन S इज़ कॉल्ड अ बेसिस फॉर V। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स बेसिस कब बनाएगा? पहली कंडीशन ये है कि वो V को स्पैन करे, और सेकंड कंडीशन ये है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो अगर कोई सेट ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि वो बेसिस है उस वेक्टर स्पेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे जो नेचुरल एग्जांपल है वो Rn की है। तो Rn में हमने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं E1, E2 अप टू सो ऑन En, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। ये हमारे पास n डायमेंशनल स्पेस है, तो उसमें n यूनिट वेक्टर्स हैं। किसी भी वेक्टर्स को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो n यूनिट वेक्टर्स की मदद से उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने पढ़ा किया था कि ये वेक्टर स्पेस Rn को स्पैन भी करते हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो दिस मीन कि ये जो n यूनिट वेक्टर्स हैं ये Rn की बेसिस हैं, और इन्हें हम स्टैंडर्ड बेसिस कहेंगे कि Rn की ये स्टैंडर्ड बेसिस है। इट मीन कि किसी भी वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये जो बेसिस है ये स्टैंडर्ड बेसिस है। इन पर्टिकुलर अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस में यूनिट वेक्टर I, J और K जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है। यूनिट वेक्टर I जो है असल में वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है और उसके कोऑर्डिनेट 1, 0, 0 है। जो यूनिट वेक्टर J है उसके कोऑर्डिनेट 0, 1, 0 है। यूनिट वेक्टर K जो है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0, 0, 1 है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है। यूनिट वेक्टर्स जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस बनाएंगे। इट मीन के R3 जो है ये जनरली Rn जो है उसकी जो बेसिस है उनमें n एलिमेंट्स होंगे। सिमिलरली एग्जांपल 2 जो है इसमें हमने वेक्टर स्पेस Pn को डिस्कस किया है। Pn जो है वो वेक्टर स्पेस है पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। तो इसमें अगेन आप रिकॉल करें, हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जो सेट है S जिसमें हमने ये n+1 एलिमेंट लिए हुए हैं, 1 x² अप टू सो ऑन xn। तो ये हमने शो किया था कि S Pn को स्पैन भी करता है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो इट मीन कि ये जो सेट S है ये वेक्टर स्पेस Pn जो है इसकी बेसिस है। अगेन
दिस विल बी द स्टैंडर्ड बेसिस, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। इसके अलावा भी बेसिस जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि किसी भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n को नेचुरली आप इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है किसी भी वेक्टर की बेसिस को फाइंड आउट करने का, इस वजह से इसे हम स्टैंडर्ड बेसिस कहते हैं। अब ये एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक ही वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो अब अगर ये हमने वेक्टर 3 लिए हैं, ये v1 इज़ अ वेक्टर having coordinate 1 2 1, v2 has coordinate 2 9 0, v3 has coordinate 3 3 4। तो हमने शो करना है कि these 3 set of vectors form a basis। तो इसके लिए हमें क्या शो करना होगा, हमें ये शो करना होगा कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं ये R3 को स्पैन करते हैं और ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो उसका तरीका क्या है, हमें शो करना होगा कि ये जो लीनियर कम्बिनेशन है, ये जो वेक्टर इक्वेशन 1 है, इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होगा कि C1 C2 C3 विल बी इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर हमने ये शो करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये शो करना होगा कि R3 का हर वेक्टर इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, क्योंकि स्पैन ऑफ S जो है उसमें स्पैन ऑफ S जो है वो नेचुरली V का सबसेट है। तो अब V को स्पैन ऑफ S का सबसेट शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें ये शो करना होगा कि V का हर एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करें, v1 v2 v3 की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ये 2 सिस्टम बन जाएंगे। तो देखिए ये जो सिस्टम है दिस इज़ अ होमोजीनियस सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। तो अब हमने प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दिया है कि ये शो करें कि जो होमोजीनियस सिस्टम है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या होगा कि C1 C2 C3 इज इक्वल टू 0। तो अगर ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इट मीन कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और ये शो कर दें कि ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। तो दोनों केसेस में हमें क्या शो करना होगा कि ये सिस्टम जो है, ये होमोजीनियस सिस्टम जो है, इसका ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर हम ये शो कर दें कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो है। इसी तरह से ये जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, क्योंकि ये इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ अननोन्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन सेम है, तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है अगर ये नॉन ज़ीरो होगा तो इट मीन कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये इस केस में मैट्रिक्स जो है, जो लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट उसी वक्त होगा जब जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। अब इसका आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लें, दिस विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसका डिटर्मिनेंट -1 है। इट मीन कि ये जो सिस्टम है इसका ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इम्प्लाइज के वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है। इट मीन कि इसका जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो b1 तो या इट मीन कि आप वेक्टर b जो है उसको इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये जो गिवन वेक्टर्स थे v1 v2 v3 दीज आर बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस R3। तो एक ही वेक्टर स्पेस में एक से ज़्यादा बेसिस हो सकती हैं, बल्कि इन्फिनिट मैनी बेसिस एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन ये आप याद रखें कि ये तो हो सकता है कि नंबर ऑफ़ बेस के हमारे पास बहुत सारी बेसिस हों, लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिस में सेम होंगे। जैसे अभी हमने शुरू में किया कि R3 की जो बेसिस है, जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो क्या है, वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो यूनिट वेक्टर्स थे। तो कितने थे वेक्टर्स? 3। तो अब हर जो बेसिस है उसमें 3 ही वेक्टर्स होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ M तो ये मैट्रिक्स सेट ऑफ मैट्रिसेस है, ये वेक्टर स्पेस ऑफ M क्रॉस N मैट्रिसेस है। तो यहाँ पर ये शो किया गया है कि शो दैट द मैट्रिसेस M1 M2 M3 M4 फॉर्म अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस M2। तो सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। तो अगेन
इसको शो करने के लिए पहले आपको ये शो करना होगा कि हर मैट्रिक्स जो है 2x2 मैट्रिक्स, उसे इन मैट्रिसेस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है और फर्दर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये बड़ी सिंपल वे से ये किया गया है, ये आप देखें। तो इट मीन कि ये जो हमारे पास M22 है, द सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, इसकी ये चारों वेक्टर्स जो है वो बेसिस बनाएंगे। इन जनरल आप इसी चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं कि आपके पास M22 में जो आपके पास बेसिस है उसमें 4 एलिमेंट हैं। सिमिलरली M क्रॉस n मैट्रिसेस अगर आप लेंगे, सेट ऑफ M क्रॉस n मैट्रिसेस, तो इसमें भी जो स्टैंडर्ड बेसिस निकालने का तरीका क्या होगा कि आप जो M n डिफरेंट मैट्रिसेस बनते हैं whose entries are 0 except for a single entry, तो आप के पास अगर M क्रॉस n मैट्रिसेस है तो उसकी स्टैंडर्ड बेसिस निकालने का तरीका क्या है कि आप फर्स्ट एलिमेंट जो है आपके, देखिए हमारे पास टोटल एंट्रीज M n है, तो एक एंट्री जो है उसे 1 रखें और बाकी सारी एंट्रीज 0 कर दें। तो इस तरीके से आपके पास टोटल M n मैट्रिसेस बनेंगे और ये ट्रिवियली जो है वो बेसिस बनाएंगे। तो सेट ऑफ M क्रॉस n मैट्रिक्स जो है, या वेक्टर स्पेस ऑफ M क्रॉस n मैट्रिसेस, इसमें बेसिस जो है स्टैंडर्ड बेसिस को निकालने का ये तरीका होगा। अब ये एक रिमार्क है कि द सिंपलेस्ट वेक्टर स्पेस या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में जो सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर स्पेस है वो ज़ीरो वेक्टर स्पेस है। अब इसमें देखें कि this space is finite dimensional because it is spanned by the vector 0. However, it has no basis in the sense of definition 1. डेफिनेशन 1 में तो हमने कहा था कि नॉन ज़ीरो वेक्टर जो है वो बेसिस बनाते हैं। अब इसमें तो एक ही वेक्टर है, तो एज सच हम डेफिनेशन 1 तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन हम यूजुअली जो है this is useful in practice to define the empty set to be the basis of the vector space. अब इसी तरह से इन्फिनिट, अब देखिए हमने Rn जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है कि उसके इसमें हमारे पास जो बेसिस है एक ऐसा फाइनाइट सेट मिल जाता है जो कि वेक्टर स्पेस को स्पैन करता है। अब इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये जो वेक्टर स्पेस P infinity, दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट इज़ इन्फिनिट डायमेंशनल। तो ये P infinity में वो वाले सारे के सारे पोलिनोमियल्स हैं जिनके कोएफिशिएंट रियल हैं और उसकी डायमेंशन इन्फिनिट है। तो ये जो वेक्टर स्पेस है ये इन्फिनिट डायमेंशनल है क्योंकि इस केस में हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि P infinity को स्पैन करे। तो यहाँ पर P infinity में सारे ही पोलिनोमियल्स हैं, उनकी डिग्री जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव किया गया। सपोज़ कि ये हमारे पास एक सेट है जो कि P infinity को एक्सपैंड करता है, देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इन S वुड हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। तो इन जो हमारे पास S में पोलिनोमियल्स हैं इनकी जो डिग्री है सपोज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा n है, and this is turn would imply that the linear combination of the polynomial in S would have degree at most n। तो आप इनमें जो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री जो है वो n ही रहेगी। लीनियर कम्बिनेशन में क्या होगा कि स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे ऐड करेंगे तो पोलिनोमियल की अगर मैक्सिमम डिग्री n थी तो वो n ही रहेगी। Thus there would be no way to express the polynomial xn plus 1 as a linear combination of the polynomial in S। तो ये जो वेक्टर xn plus 1 है ये ऑब्वियसली P infinity में तो है, लेकिन इसे इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री n ही है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। S जो है ये जो है स्पैनिंग सेट नहीं है। तो इट मीन कि ये जो P infinity है दिस इज़ अ इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इसी तरह से अगर हम R infinity ले लें, ये इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ये भी है। इसी तरह ये F the set of all function defined on the interval minus infinity to infinity, this is also an infinite dimensional vector space। ये vector space of continuous function है defined on the interval minus infinity to infinity। इसी तरह से ये the set of m continuous differentiable function है, तो m टाइम डिफरेंशियबल फंक्शन है, ये भी हमारे पास इन्फिनिट डायमेंशनल है। और ये इन्फिनिट डायमेंशनल
कॉन्टीन्यूस फंक्शन है डिफाइन ऑन दिस इंटरवल। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इन्फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। अब कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू अ बेसिस, तो किसी भी बेसिस के कॉरिस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखते हैं। पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हर वेक्टर जो है, अगर हमारे पास S कोई बेसिस हो किसी वेक्टर स्पेस में, तो V का हर वेक्टर उसको S के एलिमेंट की लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, और ये यूनिक ये यूनिक होगी रिप्रेजेंटेशन। कि अगर हमारे पास कोई बेसिस हो तो हर दो चीज़ें हैं कि पहली चीज़ कि हर वेक्टर को लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन बेसिस वेक्टर के, और दूसरी चीज़ क्या है, इन एग्जैक्टली वन में। सिर्फ ये एक ही वे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पेस में देखें कोई भी पॉइंट अगर ए बी सी ले, तो इसकी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप उसको ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में यूनिक वे से लिख सकते हैं। तो ए इज़ द डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर आई, और ये इसी तरह बी जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड है अलॉन्ग दी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर जे है। अब इसी से हम इसी आइडिया को कोऑर्डिनेट्स को ये डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास एस बेसिस हो वेक्टर स्पेस वी की, तो अकॉर्डिंग टू अबव थ्योरम आप हर वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो स्केलर्स हैं C1, C2, Cn, इनकी मदद से हम कोऑर्डिनेट्स V के डिफ़ाइन करते हैं। तो द वेक्टर C1, C2 अप टू सो ऑन Cn इन Rn कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V रिलेटिव टू S, एंड दिस विल बी डिनोटेड बाय दिस। जब हमें ये पता चल गया कि ऊपर वाले थ्योरम से कि हर वेक्टर को यूनिक वे से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो स्केलर्स हैं ये कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ V है रिलेटिव टू द सेट S। यहाँ पर ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जनरली तो आप देखें बेसिस में ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एलिमेंट्स जो हैं इनको आपस में बदल भी सकते हैं। जैसे ये V1 है, V2 पहले लिख दें या Vn पहले लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिस ही रहेगी। लेकिन जब आप इसके कोऑर्डिनेट वेक्टर किसी बेसिस के विद रिस्पेक्ट निकालेंगे, तो अब इनकी पोजीशन बदलने से कोऑर्डिनेट वेक्टर भी बदल जाएगा। इस वजह से जब आप कोऑर्डिनेट वेक्टर किसी भी वेक्टर का रिलेटिव टू सम बेसिस निकाल रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट है कि जो बेसिस आप ले रहे हैं वो ऑर्डर्ड बेसिस हो। फॉर एग्जांपल Rn में अगर कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू स्टैंडर्ड बेसिस जो है उसमें जो किसी भी वेक्टर की अगर आपने अगर कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है, तो दिस विल बी द सेम एज द वेक्टर V। जैसे ए बी सी अगर कोई आप वेक्टर ले R3 में, तो इसके का जो कोऑर्डिनेट वेक्टर होगा वो भी वही होगा। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 8 में पॉलिनोमियल जो है कोऑर्डिनेट वेक्टर, इस केस में जो हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास स्केलर्स हैं C0, C1, C2 अप टू सो ऑन Cn, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर है। और कोऑर्डिनेट्स इन R3 ये नॉन ट्रिवियल, अगर क्योंकि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, अगर हम ये एग्जांपल 3 में जो हमने शो की थी कि V1, V2, V3 आर द बेसिस, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे पास वेक्टर पहले पार्ट में ये कहा गया कि कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करें रिलेटिव टू द बेसिस S। दूसरे पार्ट में बताया गया कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर हो तो उसकी मदद से वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले सपोज करें कि वेक्टर V जो है उससे V आइज़ के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। यहाँ से ये सिस्टम लीनियर सिस्टम कंस्ट्रक्ट करें, इसका सोल्यूशन निकालें। दिस विल बी इक्वल टू C1 विल बी इक्वल टू 1, C2 इज इक्वल टू -1, C3 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, -1, 2 रिलेटिव टू द बेसिस S। देखें S का ऑर्डर चेंज होगा तो ये वेक्टर्स की कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाएंगे। अब दूसरे केस में अब हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर गिवन है, हमने वेक्टर V फाइंड आउट करना है। तो उसी इक्वेशन में तो उसी तरह सपोज V कैन बी रिटर्न, ये इस तरीके से आप इसे लिखें। अब यहाँ पर C1, C2 और C3 की वैल्यूज़ हमें पता है कि वो -1, 3 और 2 है। यहाँ पे -1, 3 और 2 वैल्यूज़ पुट करें, V1 की वैल्यूज़ पुट करें, इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों तरीक़ों से अगर आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर हो तो उसकी मदद से आप वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह से वाइस वर्सा।
ये होमवर्क है एक्सरसाइज 4.4 में। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने सॉल्व करनी है। इसमें आपने सभी में आपने बताना है कि ये जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में बताएं कि ये बेसिस है, और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आपने शो करना है कि ये बेसिस नहीं है। तो बेसिस अगर नहीं है तो इट मीन कि या तो ये R3 को स्पैन नहीं कर रहा या फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपने, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आपने चेक करना है कि वेदर दिस सेट जो है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्या ये स्पैन करता है P2 को।